हाय एवरीवन। तो हमने सेल से शुरू किया था। लास्ट रीजन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज लिविन हॉक ने की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। जेई पुरोकंज ने प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव की खोज की थी। जीवद्रव एक तरल जैविक पदार्थ होता है, ठीक है। और कोशिका का सिद्धांत एल स्लीडन तथा टी स्वान ने क्रमशः 1838 और 1839 में दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर बताया कि सभी पेड़ पौधे तथा सभी जंतुएं कोशिका से बने हुए हैं और कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। जो महोदय ने कोशिका सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया, सेल थ्योरी को ही आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। 1940 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया और कोशिका की जटिल संरचना को जानने में उसने सक्षम बनाया। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक ही कोशिका से पूरा जीव बना होता है, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। और मल्टीसेल्युलर में एक से ज्यादा कोशिका से का निर्माण होता है, जैसे फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। ऑर्गेनल्स कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था कि कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इसमें से एक की चर्चा हमने की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। जो सेल होते हैं उसका सबसे आउटर लेयर होता है और ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है और इसका निर्माण किससे हुआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यह सेल को प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण प्रदान करता है और बाहरी वातावरण से उसको अलग रखता है। साथ ही ये किसी भी मैटर को अंदर या बाहर आने जाने देता है। तीसरा, यह पदार्थ की गति को रोकता है, नियंत्रित करता है। इसलिए इन सभी कार्यों के कारण इसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इन ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो तो किसी भी पदार्थ का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये सपोज कीजिए कि हम पानी में अगर किशमिश को डाल दें तो वो क्या होता है, फूल जाता है, मतलब उसकी साइज बढ़ जाती है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पदार्थ का जो साइज होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें एक्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, जिससे उसका साइज छोटा हो जाता है। फिर हमने बात की थी एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो अपने भोजन या पदार्थ को अपनी त्वचा, जो आउटर लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली, उसी के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो जितने न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज हमने यहाँ देखिए, ये एनिमल सेल्स बना हुआ है, यहाँ न्यूक्लियस है। यहाँ आप देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। इसलिए इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों ओर दोहरे परत होते हैं, इसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। और ये हमारा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, केंद्रक का एक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, न्यूक्लियर पोर, पोर मीन्स छिद्र। तो जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं
और इन छिद्रों के माध्यम से ही जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, वो बाहर आता है। तो ये देखिए न्यूक्लियर पोर में ये जो यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये सब क्या है, छिद्र है, और इसके माध्यम से ही जो कोशिका द्रव्य है बाहर की ओर आता है। ठीक है। अब न्यूक्लियस में एक चीज और होता है, न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियोलस, और ये किस चीज से बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है। उसके बाद इसमें जो एक और महत्वपूर्ण चीज होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक मटेरियल्स। अब क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें क्रोमैटिन होते हैं। ठीक है। और ये क्रोमैटिक मटेरियल किससे बने होते हैं, वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी सेल में डिवीजन नहीं होता है तब क्रोमैटिन पदार्थ दिखाई देते हैं, मतलब वो विद्यमान होते हैं। सेल डिवीजन होने लगता है तब वो संगठित हो जाते हैं और उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन क्रोमैटिन क्या होता है, तो क्रोमैटिन एक जालीनुमा पदार्थ होता है। ये एक धागे की तरह की रचना है जो जाल की तरह फैला होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्रोमैटिन है, और ये जो आप जाल की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है क्रोमैटिन। यही धागे की तरह की संरचना होती है। और जब कभी भी सेल डिवीजन होने लगता है तो से क्या होता है, क्रोमैटिन संगठित हो जाता है और इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए ये है क्रोमोसोम, ये पेयर्स होते हैं। किस चीज का पेयर होता है, ये क्रोमोटाइड का पेयर्स होते हैं। यहाँ देखिए ये क्रोमोटाइड है, तो एक ये आर्म है, एक ये आर्म है। ऊपर वाले को पी आर्म बोलते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म बोलते हैं। तो क्रोमोटाइड के एक पेयर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। और क्रोमोसोम जब भी सेल डिवीजन में भाग लेता है, जब सेल डिवीजन होने लगता है तो क्रोमोसोम संगठित हो जाता है। उस समय उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, छराकार, मतलब रॉड की आकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ ही क्रोमोसोम जो होता है वो सेंट्रोमेयर, ठीक है, के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सेंट्रोमेयर बेसिकली क्या है, ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर के लोकेशन के आधार पर क्रोमोसोम के कई प्रकार होते हैं। अब आप यहाँ देखें नीचे तो देखिए सेंट्रोमेयर के लोकेशन के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार, ठीक है। तो एक होता है टेलोसेंट्रिक, दूसरा होता है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, और लास्ट वन होता है मेटासेंट्रिक। तो बेसिकली देखिए ये ऊपर वाले भाग को हम पी आर्म बोलते हैं और नीचे वाले को क्यू आर्म, और जो यहाँ ज्वाइंट है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेरा। ठीक है। तो ये टेलोसेंट्रिक क्या होता है कि इसका जो टेल है वो एक छोर पर होता है। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, जो ऊपर से थोड़े सा नीचे का जो ज्वाइंट होता है उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, तो ऊपर से जैसे एक्रोसेंट्रिक के नीचे और ज्वाइन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक क्या हुआ, मिडिल में जब ज्वाइन हो जाए तब उसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मेस्चर ने 1869 में। ठीक है। और इसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की, 1953 में खोज की थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखना है। इसके में इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है, इसके बारे में हमें बताया
ओसवाल्ड एवरी ने। ठीक है, तो ये डीएनए के बारे में बेसिक बातें हुई। अब क्या है, डीएनए में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पेंटोस शुगर, ठीक है, जैसे डीऑक्सी राइबोस, राइबोस शुगर ही होता है, इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस, ये देखिए, नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। एक को बोलते हैं प्यूरिन्स, और दूसरे को बोलते हैं पायरीमाइडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं उसमें 2 पार्ट होता है, एक को बोलते हैं एडेनिन और दूसरे को गुआनिन। और जो पायरीमाइडिन्स होते हैं उसमें एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। अब आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ, यूरासिल। यूरासिल बेसिकली आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन को रिप्लेस करके यूरासिल उसके स्थान पर आ जाता है। ये आरएनए में थाइमिन जाते हैं, वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। लेकिन डीएनए में जो पाए जाते हैं वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब देखिए, ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। ठीक है, तो एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ता है, ए के साथ टी जुड़ता है, जैसे यहाँ ए आप देख रहे होंगे और यहाँ टी देख रहे होंगे, उसी के साथ जी के साथ सी जुड़ता है। मतलब साइटोसिन के साथ कौन सा मटेरियल जुड़ता है? गुआनिन जुड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। जो क्रोमोजोम्स होते हैं, अभी हमने ऊपर बात की, तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो क्रोमोजोम में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो उसकी अगली संतान में, जैसे किसी भी व्यक्ति को उसके माता पिता से अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं, तो उसका जो वाहक होता है वो कौन होता है? डीएनए। इसके अलावा डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और डीएनए के एक अणु को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और कोशिका का जो निर्माण होता है, तो जो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए में ही होती है। तो डीएनए के एक अणु में जो भी सेल डेवलप हो रहे हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उस दौरान जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एक डीएनए अणु से जान सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, तो इस क्लास को अभी यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।